नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेनर्स विद प्रवीण में। तो जैसा कि हमारा एक पड़ोसी देश है चाइना, और उसको कुछ ना कुछ खुरापाती करने की चुल लगी रहती है हमेशा। तो उसने ऐसा इस बार कुछ किया है। लगभग 20 दिन पहले उसने कुछ ऐसी हरकत करी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया सकते में, और सबसे ज्यादा उसका जो फर्क पड़ने वाला है वो भारत पर पड़ने वाला है। अब उसने ऐसा क्या किया है उसको अभी डिस्कस करेंगे हम। भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है हम वो भी देखेंगे, और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें सपोर्ट मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे ही हम और वीडियो लाते रहेंगे। तो आखिरकार 26 मार्च की तारीख को ऐसा चीन ने क्या किया है जिससे भारत की नजरें चीन की तरफ फिर से टेढ़ी हो गई हैं। ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं फिर से टेढ़ी हो गई हैं, क्योंकि चीन कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता रहता है जिससे कि पड़ोसी देश हमेशा परेशान रहते हैं। चाहे वो भारत हो, चाहे वो मंगोलिया हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हो, चाहे वो ऊपर के तुम्हारे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान उधर के देश हो, कोई ना हर कंट्री को कैसे भी ना कैसे भी चाइना परेशान करता ही रहता है। इसकी ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें हमेशा बनी रहती है जिससे कि पड़ोसी देश उसके जो भी हैं वो परेशान रहते हैं। तो इस बार उसने क्या किया है कि इस बार उसने एक नई काउंटी बना दी है। बनाई कहां पे है उसे आप यहां पे समझो कि ये इसका जिनजियांग प्रांत है, जो मतलब भारत का जो पीओके है, जम्मू कश्मीर और उसके ऊपर का जो एरिया है और मंगोलिया तक जाता है ऊपर, उसको जिनजियांग प्रांत बोलते हैं। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो वाखान कॉरिडोर है, अभी देखेंगे मैप में, उससे ये चिपका हुआ एरिया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर है, जिनजियांग प्रांत इसको ये बोलते हैं। यहाँ पे उइगर मुस्लिम रहते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखना। उइगर मुस्लिम ये अभी आगे आएगा, इसका भी एक एस्पेक्ट है इस चीज में। तो अब इसने क्या किया है, जिनजियांग प्रांत के अंदर इसका एक कासगार रीजन है। कासगार रीजन में इन्होंने एक सेनलिंग करके सेनलिंग काउंटी बना दी है। अब ये काउंटी क्या है वो हम आगे देखेंगे। अब इसका एरिया आप समझो कि ये अक्साई चिन्ह है। मान लो ऐसे करके जम्मू कश्मीर आ रहा है यहाँ पे, तो ये अक्साई चिन्ह हो गया। पीओके से बिल्कुल सटा हुआ रीजन है ये, जहां पे इन्होंने ये काउंटी बनाई है। अब इस काउंटी को देखते हैं, इस मैप पे देख लेते हैं एक बार। तो देखो ये ताजिकिस्तान हो गया, ये किर्गिस्तान हो गया। ये वाला जो रीजन है ये लगभग 74 किलोमीटर चौड़ा, 75-74 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर है जिसको वाखान कॉरिडोर बोलते हैं। तो इसके बिल्कुल ये जो मुहाना है, ये जो है, ये अगर आप ये लाइन देख रही हो तो यहां पे ये चाइना है। अब इसका देखो एक चीज समझो कि ये जो पूरा एरिया है ये हो गया इसका जिनजियांग प्रांत। अब इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है ना चाइना में, वो कुछ ऐसे काम करता है कि पहले प्रोविंस होता है, पूरा प्रोविंस के अंदर प्रीफेक्चर होता है। ऐसे देखो यहां मैं एक बार बता देता हूं कि पहले प्रोविंस हुआ, फॉर एग्जांपल जिनजियांग हो गया। अब जिनजियांग के अंदर प्रीफेक्चर होगा। इसको आप भारत की टर्म्स में समझो तो ये स्टेट हो गया, ये स्टेट के अंदर मंडल हो गए। अब मंडल के अंदर जिला होगा, या इसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ये एक स्पेशल यूनिट है, एक तरह से यूनियन टेरिटरी समझ लो आप इसको भारत की टर्म्स में, कि इस पे सीधा सीधा सेंटर का कंट्रोल होगा, और सेंट्रल फोर्सेस जो है यानी पीपल लिबरेशन आर्मी वो इसको कंट्रोल करती है। इसके नीचे जो है वो टाउनशिप और विलेज लेवल होते हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि ये जो पॉइंट है, ये जो जंक्शन है, ये देखो ये पीओके हो गया, यहां अक्साई चिन वाला एरिया आ गया, ये वाला एरिया अक्साई चिन आ गया यहाँ पे। अब अक्साई चिन से बिल्कुल चिपकता हुआ और पीओके से चिपकता हुआ इन्होंने यहाँ पे ये एक काउंटी बना दिया है। अब इसके ऊपर ताजिकिस्तान है, ये पूरा कॉरिडोर हो गया ताजिकिस्तान किर्गिस्तान की तरफ जाने वाला इनका। इसके बाद नीचे पीओके हो गया। अब इधर ये वाखान कॉरिडोर हो गया अफगानिस्तान वाला, ये मैंने बता दिया। अब ये काउंटी मैटर क्यों करती है, तो इस पे ना डायरेक्ट बीजिंग का कंट्रोल रहता है। प्रोविंस में तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, हालांकि कंट्रोल फिर भी बीजिंग का ही रहता है, पीएलए ही कंट्रोल करती है, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। कहने को किताबी तौर पर इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, लेकिन यहाँ पे किताबी और फील्ड लेवल, ग्राउंड लेवल पे, दोनों ही लेवल में सीधा सीधा पीएलए का ही कंट्रोल रहेगा। अब यहाँ पे पुलिस और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, सर्विलांस इंफ्रा बनाएंगे। अब अगर आप एक चीज देखो, अब आप इसको ऐसे समझो कि बिल्कुल पीओके के नजदीक काउंटी बना के पीएलए वहां अपना सर्विलेंस इंफ्रा सेट कर लेती है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट सेट कर लेती है, तो भारत के लिए एक चैलेंजिंग बात है या नहीं। सेकंड एस्पेक्ट इसका यह है
कि पाकिस्तान के ऊपर जो पीओके है, पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर रखा है अक्साई चिन, और उसके बराबर में पीओके। अगर ये वहां काउंटी बना के, काउंटी के बहाने से ये पीओके में अपना इंफ्रा डेवलप करना शुरू कर दें, तो क्या ये भारत के लिए सही रहेगा? तो ये हमारे कुछ चैलेंजेस हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो काउंटी मैटर क्यों करती है वो मैंने बता दिया। अब इसकी जो लोकेशन है वो थोड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि 4 ऐसे कॉरिडोर हैं जिनके मुहाने पे है ये लोकेशन। पहला है चाइना सेंट्रल एशिया गेटवे, ऊपर वाला जो सेंट्रल एशिया है उसका गेटवे जो है बिल्कुल जिनजियांग प्रांत से होकर जाता है। ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है, क्योंकि चाइना का जो सेंट्रल एशिया से व्यापार होता है वो इसी रास्ते होता है। दूसरा है चाइना अफगानिस्तान लिंक। इधर को जो मैंने एक पतली स्ट्रेच बताई थी लगभग 70-74 किलोमीटर चौड़ी, वहां होके होता क्या है वो अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। कि आतंकवादी मूवमेंट, ऐसा चाइना बोलता है कि हथियारों की तस्करी, आतंकी मूवमेंट, ड्रग तस्करी ये इस कॉरिडोर में होके होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी हम ये काउंटी बना रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि सीपीईसी जो बना रखा है इसने, सीपीईसी की मॉनिटरिंग के लिए भी जो $60 बिलियन का एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है चाइना की, उस पर नजर रखने के लिए भी यहाँ पे इनको इंफ्रा डेवलप करने की जरूरत है, ऐसा चाइना का मत है। उसके बाद जो इंडिया चाइना डिस्प्यूटेड जोन है, जिसे हम अक्साई चिन बोलते हैं, जो पाकिस्तान ने इनको गिफ्ट कर रखा है, वो भी वहीं पे है। अब चाइना ने वो अपने कंट्रोल में कर रखा है और जिनजियांग से उसका बॉर्डर बिल्कुल लगा हुआ है। अब अगर जिनजियांग प्रांत में आखिरकार ये काउंटी बनेगी तो जिनजियांग के अंदर ही, जिनजियांग के अंदर जो इनका प्रीफेक्चर है उसके अंदर ही बनेगी। प्रीफेक्चर मतलब मंडल, उसके अंदर ये काउंटी बना रहे हैं। तो कुल मिला के ये होगा कि अक्साई चिन में भी इसका एक्सपेंशन होने के पूरे चांसेस हैं, और ये करेंगे, चाइना मानेगा नहीं ऐसा बिना करे। चाइना क्या बोल रहा है कि ये मैं क्यों बना रहा हूं, उसके पीछे कुछ रीजन है, लेकिन चाइना ने ये पहली बार नहीं किया। दरअसल चाइना ऐसा और 2-3 बार कर चुका है, जिसमें एक हियन काउंटी है जो इसने अर्ली 2025 में बनाई थी। शुरुआती महीनों में इंडिया ने इस पर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज कराया था। दूसरी काउंटी इन्होंने बनाई थी हैकांग काउंटी, ये मिड 2025 में बनाई, यानी इन्होंने 2025 से काउंटी बनाओ परियोजना शुरू कर दी है। अब इन्होंने सैनलिंग काउंटी बना दी है मार्च 2026 में। इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया है। इन पे सिर्फ प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था। ये हमारे बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक नहीं थे, ये हमारी टेरिटरी के बिल्कुल नजदीक नहीं थे। लेकिन जो सैनलिंग काउंटी है वो बिल्कुल हमारे अक्साई चिन और पीओके एरिया के बिल्कुल नजदीक है। इस वजह से इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया है। इंडिया ने बोला है कि हम इसे मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है चाइना पे? नहीं, चाइना को कभी फर्क नहीं पड़ता। चाइना का जो मन करता है अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के लिए वो करता ही है। इसके कुछ पैटर्न एनालिसिस अगर हम करें तो डोकलाम होता है 2017 में, मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ, गलवान 2020 में हुआ, अक्साई चिन अंडर ऑक्यूपेशन है इसके, यानी ये हरकतें करता ही रहता है। अब इन्होंने 3 काउंटी बना चुके हैं पिछले 12 महीने में, और ये क्या बोलते हैं कि ईच इज रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मूव। लेकिन ये रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मूव नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है चाइना का, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है बीजिंग का, जो किसी भी रीजन को कंट्रोल करने के लिए ये एक स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। उस स्ट्रेटजी का नाम भी है, वो अभी मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा आपको क्या कहते हैं उसको। लेकिन ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक मूव होता है इसका। चाइना कभी भी कोई भी काम बिना किसी रीजन के नहीं करता। चाइना ने क्या बोला है कि हम इसको इसलिए बना रहे हैं कि हमको ETIM का थ्रेट है। ETM क्या है? ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। अब ये क्या है, अगर डिटेल में थोड़ा जाएं तो ये दरअसल चीन का जो जिनजियांग प्रांत है वहां उइगर मुस्लिम रहते हैं, और उइगर मुस्लिम और इस्लाम की चीन में क्या हालत है ये आप जो भी थोड़ी बहुत न्यूज आती है उसमें आप देख सकते हो। तो उनके इस सप्रेशन की वजह से परेशान होकर यहाँ एक अपराइजिंग मूवमेंट है जिसे उइगर मूवमेंट बोलते हैं। तो वो लोग अपने लिए अलग एक तुर्किस्तान करके एक कंट्री की मांग करते हैं कि हमें आप अलग कर दो। उनको चाइना बोलता है कि ये टेररिस्ट हैं, अलगाववादी हैं या सेपरेटिस्ट बोल सकते हैं। अब वो चाइना से अलग होना चाहते हैं क्योंकि उनकी जो रेस है वो जो ऊपर तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान ये जो हैं उनसे मिलती जुलती रेस है। वो मतलब उनकी एथनिसिटी उनसे मिलती जुलती है।
और ये चाइना से अलग होना चाहते हैं। चाइना क्या बोलता है कि वाखान कॉरिडोर से होके अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो इन लोगों को हथियार की सप्लाई करता है, हथियारों की तस्करी वाखान कॉरिडोर से होके अफगानिस्तान से तालिबान इनको देता है, उइगर जो मिलिटेंट्स हैं उन तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ अशांति बनी हुई है। तो हम इस चौक पॉइंट पे इसको बना के, ये अगर हम काउंटी बना देंगे और यहाँ पे हमारा मिलिट्री इंफ्रा होगा, यहाँ पे हमारी पुलिसिंग रहेगी, तो हम उस पर चेक लगा पाएंगे। दूसरा क्या बोलते हैं कि हाँ ये देखो ये है वो वाखान कॉरिडोर, और इन्होंने यहां अगर बना दिया, इस जगह पे ये काउंटी बना दी, तो यहाँ पे पुलिस चौकी होंगी, यहाँ मिलिट्री इंफ्रा होगा, तो इस पूरे कॉरिडोर के थ्रू जो तस्करी हो रही है, इस पूरे कॉरिडोर के थ्रू जो मूवमेंट हो रही है टेररिस्ट की, एज पर चाइना, उसको ये कंट्रोल कर पाएगा, ऐसा चाइना बोलता है। अगली चीज जो है वो इनका कहना है कि ये जो $60 बिलियन का हमारा CPEC है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इसकी सुरक्षा को खतरा है इन उइगर मिलिटेंट्स की वजह से। इसकी सुरक्षा के लिए हम एक सुरक्षा चौकी की तरह, इसकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा चौकी की तरह हम सैनलिंग काउंटी का यूज करेंगे। अब ये जो CPEC है वो जाता कहां से है, देखो ये कासगर प्रीफेक्चर हो गया जिनजियांग प्रांत के अंदर, यहां से शुरू होता है ये इसका व्यापारिक मार्ग, और यहां से होता हुआ, अगर आप देख पाओ यहां से होता हुआ, और ये POK में होता हुआ यहां से सीधा ये ग्वादर तक आता है। यहाँ ये नीचे ग्वादर है पाकिस्तान में, यहाँ ये सीधा पाकिस्तान में होता हुआ ये POK में होकर पास करता है और कासगर से शुरू होता है। लेकिन इंडिया इसको बिल्कुल रिजेक्ट करता है। इंडिया बोलता है कि बिना हमारी सहमति के, बिना हमारी रजामंदी के आप हमारे क्षेत्र में होके कैसे CPEC निकाल सकते हो, और भारत ने इसका रिजेक्ट किया है। और अभी हालांकि ये बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, ये पूरा नहीं है, लेकिन एक जस्टिफिकेशन चाइना दे रहा है कि इसके थ्रू हम इसको सिक्योर करेंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है चाइना की, इस काउंटी को बनाने के पीछे वो असली वजह ये है, और इसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी का या इस नीति का पालन करता है चाइना अक्सर किसी भी क्षेत्र को अपना बनाने के लिए, और बिना एग्रेसिव स्टेप्स के वो किसी भी एरिया में अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेता है। चाइना क्या करता है कि पहले उसका नाम बदलता है किसी टेरिटरी का, जैसे अरुणाचल का ये बार बार नाम बदल देता है, लेकिन वहां हमारा पूरा कंट्रोल है तो वहां इसकी चल नहीं पाती। तो ये क्या करेगा कि पहले किसी टेरिटरी का नाम बदल देगा, उसके अंदर फिर वो काउंटी बनाएगा, एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना देगा उसमें। जैसे इन्होंने ये सैनलिंग काउंटी बना दी, उससे पहले 2 बना चुका है। फिर क्या करेगा कि वहां इंफ्रा बिल्ड करना शुरू करेगा। इंफ्रा बिल्ड कैसे करेगा कि वहां चरवाहे भेज देगा, जो पशु चराने वाले, या धीरे धीरे लोगों को वहां बसाना शुरू करेगा। दरअसल में वो होते PLA के, जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, उसके वो सैनिक होते हैं, लेकिन उसको सादा लोगों की वेशभूषा में ये वहां भेजते हैं और इंफ्रा डेवलप करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वहां बसावट करके। जब वहां पे इंफ्रा डेवलप हो जाता है तो फिर ये पॉपुलेशन को वहां बिठाते हैं और फिर बाद में उसको बोल देते हैं कि ये अब हमारा हो गया। ये एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है और चाइना इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर चुका है मल्टीपल रीजन्स में मल्टीपल टाइम्स। अब अगर चाइना ऐसा कर रहा है तो भारत के पास क्या ऑप्शन है, भारत के क्या चैलेंजेस हैं और भारत को क्या करना चाहिए, अब हम वो देखते हैं। तो कंसर्न क्या है, सबसे पहले तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है कि हम इसको मान्यता नहीं देते। और अगर आप फॉल्स क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ग्राउंड रियलिटी चेंज हो जाए। अगर आप अरुणाचल को कुछ और नाम दे देते हो तो इससे अरुणाचल चाइना का पार्ट नहीं हो जाता। इसी तरह हम इस काउंटी को रिजेक्ट करते हैं। भारत ने बोला कि ये हमारी सोवरेनिटी का वायलेशन है, हमारी संप्रभुता के लिए ये खतरा है, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है पूरी तरह। पूरा जम्मू एंड कश्मीर विद अक्साई चिन एंड POK हमारा अभिन्न अंग है और वहां आपका कोई भी मोडस ऑपरेंडी नहीं है कि आप वहां पे कोई काउंटी बनाओ, कोई स्टेट बनाओ, कोई प्रोविंस बनाओ। आप अपने अंडर कुछ भी करो, लेकिन यहां बनाने का हक आपका नहीं है। और इस एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो पूरी तरह इलीगल है, आप ये नहीं कर सकते, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। दूसरा, भारत को जो चैलेंज आएगा यहाँ पे
ऑलरेडी दो हॉस्टाइल नेबर्स हैं हमारे, एक चाइना एक पाकिस्तान। जब ये बिल्कुल दोनों के जंक्शन पे एक काउंटी बन जाएगी तो यहाँ पे हो सकता है कि चाइना के इंफ्रा का यूज पाकिस्तान भी करे। इन दोनों की जुगलबंदी इस चोक पॉइंट पे होगी और वो भारत के, अगर कभी भविष्य में पीओके को भारत कंट्रोल में लेता है तो भारत के उस मिशन के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि हम नहीं जानते दोनों मिलकर क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे और वो हमारे लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। वहां पे चाइना अपने क्या मिलिट्री इंफ्रा सेट करेगा वो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तीसरा है सलामी स्लाइसिंग एस्केलेशन। अब ये अगर कोई इंसान किसी अपनी स्ट्रेटजी में अगर बार बार सफल होता जाए तो उसको उससे एक मोटिवेशन मिलता है। चाइना 2 बार कर चुका है, हियन काउंटी, हैकंग काउंटी और अब सेनलिंग काउंटी। अगर ये पैटर्न लगातार उसका सफल होता गया तो उसका मोटिवेशन और बढ़ेगा और वो आगे भी इन चीजों को और बड़े लेवल पर करेगा। तो आखिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? पहले हम ये देख लेते हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला है कि आखिर ये काउंटी जो बनाता है चाइना, उसके पीछे रीजन क्या है, उसका मतलब क्या है। तो ये प्रोफेसर लिन मिन वांग हैं, फ्यूजन यूनिवर्सिटी के हैं चाइना के। तो वो बोलते हैं दिस मूव रिफ्लेक्ट्स चाइनाज डीपर रिकॉग्निशन ऑफ दिस रीजन। भाई इस रीजन का रिकॉग्निशन कर रहा है चाइना, क्यों कर रहा है? उसका रीजन तो है ही नहीं है, उसका क्षेत्र थोड़ा ही है जो वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, मत करो। दरअसल चाइना एग्रेशन कर रहा है, रिकॉग्निशन नहीं। उसके बाद ये हैं योनसन स्टिमसन सेंटर के हैं, ये बोल रहे हैं कि द पर्पस इज टू एस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्गर ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट। ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट यानी सबसे निचले स्तर पर गवर्नमेंट या गवर्नेंस को स्थापित करना काउंटी बनाने का इनका मकसद है। दरअसल ये कुछ नहीं है, ये सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रेटजी है, उसको ये नए नए फैंसी नाम देके उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। भारत को क्या करना चाहिए, भारत क्या कर सकता है और भारत क्या कर रहा है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो प्रोटेस्ट तो जरूरी है और भारत ने प्रोटेस्ट कर दिया है, क्योंकि प्रोटेस्ट करने से एक डिप्लोमेटिक रेस्पॉन्स, एक डिप्लोमेटिक आंसर जाता है कि हम इसको डिप्लोमेटिकली, जो सबसे पहला रेस्पॉन्स होता है किसी भी कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट, वो डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट दर्ज कराना ही होता है और भारत ने वो सबसे पहले करा दिया। उसके बाद हमें अपने बॉर्डर इंफ्रा को पुश अप देना चाहिए। हालांकि भारत सरकार दे रही है, बीआरओ बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमें इसमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जितना बेस्ट से बेस्ट हम कर सकें, हमको चाइना को मैच करने के लिए अभी काफी लंबी दूरी तय करनी है, क्योंकि चाइना का बॉर्डर इंफ्रा बहुत बड़े लेवल तक, बहुत अच्छे लेवल तक, बहुत अच्छी क्वालिटी के लेवल तक बन चुका है। रीजनल अलायंसेस हम बना सकते हैं, बनाई हुई थी जैसे क्वाड है, लेकिन रीजनल अलायंसेस का सफल होने के जो चांसेस हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपके जो अलायंस में जो कंट्री हैं उनका रवैया क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्वाड को ही ले लो तो पता नहीं कब से क्वाड ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। पैटर्न मॉनिटरिंग ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें लोकल सेल बनानी चाहिए। हमें हर रीजन पे क्या पैटर्न है सामने वाले के, उनको मॉनिटर करते रहना चाहिए और उसके बेसिस पे अपने एक्शंस को डिसाइड करना चाहिए। काउंटर नैरेटिव ये एक इतनी अच्छी चीज है, काउंटर नैरेटिव, कि सामने वाला जिस भाषा में समझता है हमको उसी भाषा में समझाना चाहिए। और आजकल जो वार है वो हथियारों से ज्यादा नैरेटिव वार ज्यादा है, तो हमें नैरेटिव बिल्डिंग पे, काउंटर नैरेटिव बिल्डिंग पे जरूर काम करना चाहिए। और मिलिट्री रेडीनेस तो होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसी जरूरत पड़ सकती है जहां ये चीजें एस्केलेट हो जाएं और मिलिट्री लेवल तक आ जाएं। ये हमारे की टेक अवे हैं। ये आप देख सकते हो कि न्यू काउंटी क्रिएटेड, 3rd काउंटी है, रीजन मैंने बता ही दिए, इंडिया का स्टैंड क्या है, थ्रेट लेवल क्या है, और अगर आप इसको यूपीएससी से रिलेट करना चाहें तो ये GS2 में आता है, इंडिया नेबरहुड पॉलिसी, IR का टॉपिक है ये। तो अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आप देखें तो इसका है कि वाखान कॉरिडोर किन 2 देशों को सेपरेट करता है। जो वाखान कॉरिडोर बना हुआ है वो किन 2 देशों को सेपरेट करता है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, इंडिया अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान। तो अगर आपको इनमें से आंसर देना है तो आप नीचे कमेंट में दे सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।